यस दोस्तों, रैपिड रिवीजन पे आप सबका स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स जो 5-5 मिनट पे अपने रिवीजन करने वाले हैं। जरूर से पढ़ के जाना है आपको एग्जाम के लिए। फर्स्ट टॉपिक है कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी। दोस्तों याद रखना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 एस 29 डील करता है कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटीज का। ये एस आपको याद रखना है। बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कंटीजेंट एसेट्स क्या होता है और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, बस इतने डिस्कशन। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। पॉसिबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट कंफर्म ओनली बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये है बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन नंबर 1। पॉसिबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, यानी कोई ऑब्लिगेशन लायबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दैट इज लायबिलिटी कंफर्म है बट नॉट रिकॉग्नाइज। कंटीजेंट लायबिलिटी दो होते हैं, एक तो लायबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, राम जाने। और दूसरा लायबिलिटी है बट अकाउंट्स में नहीं दिखाया बिकॉज एस्टिमेशन कैन नॉट बी मेड, हमें पता नहीं चल रहा है कितना रुपया देना है। और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट प्रोबेबल, यानी हमें जो देना पड़ेगा वो प्रोबेबल नहीं है कि पैसा कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना बेनिफिट देना पड़ेगा, इसलिए अकाउंट्स में नहीं दिखाए। Contingent liability is possible obligation from past event confirmed by uncertain future event 1, और दूसरा present obligation but not recognized in books because estimation cannot be made and the outflow of economic benefit not probable. ये contingent liabilities। बेटा इसका एग्जाम्पल तो आप ध्यान रखना बेटा, क्लेम अंडर डिस्प्यूट, क्लेम अंडर डिस्प्यूट, आपके अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया है बट वो डिस्प्यूटेड है ये, और बी आर डिस्काउंटेड। दो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, बिल्स तो आपके सिलेबस में, इसलिए बी आर डिस्काउंटेड। बी आर डिस्काउंटेड अनमेच्योर्ड, वो अगर आपके पार्टी पैसा नहीं दिया तो बैंक आपसे मांगेगा, तो वो कंटिजेंट है, और पार्टी दे दिया तो आपसे नहीं मांगेगा। ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। और लास्ट पॉइंट, क्या कंटिजेंट लायबिलिटीज को अपने को अकाउंट्स में दिखाना है, तो कंटिजेंट लायबिलिटीज को अकाउंट्स में दिखाने के लिए पहला आंसर है नॉट रिकॉग्नाइज। कंटिजेंट लायबिलिटीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अकाउंट्स में दिखाना नहीं है। डिस्क्लोज कर देंगे इफ आउटफ्लो इज नॉट रिमोट, यानी चांसेस बहुत लो है तो नहीं दिखाएंगे, और चांसेस मीडियम है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस भी नहीं है, तो नोट्स में डाल देंगे। और कंटिजेंट लायबिलिटी होने का चांसेस बहुत हाई है तो प्रोविजन दिखा देंगे। तो बेटा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिजेंट लायबिलिटी बुक्स में दिखाना है कि नहीं। रिवोट चांसेस है, लो चांसेस है लायबिलिटी होने का, आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, कम चांसेस है हारने का, नहीं दिखाएंगे। मीडियम चांसेस है तो नोट्स में डाल देंगे, और चांसेस हाई है तो प्रोविजन बना देंगे। नेक्स्ट, कंटिजेंट एसेट्स। कंटिजेंट एसेट्स वो होते हैं जो बेटा आपको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, राम जाने। मिल भी सकता है, कुछ इनफ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने मेरे अगेंस्ट क्लेम कर दिया तो मेरे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी, और आपको मिलने का है तो आपके लिए कंटिजेंट एसेट्स। अब पॉसिबल एसेट्स arising from past event, ध्यान रखना past event से assets और existence will be confirmed occurrence non occurrence of certain future event not within your control। क्या सर contingent assets को accounts में दिखाना है? नहीं। prudence concept, conservatism concept, anticipate no profit, make provision for losses, इसलिए contingent assets को नहीं दिखाना है और इसको डिस्क्लोज भी नहीं करना है। अगर चांसेस बहुत हाई है कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे ही, तो बोर्ड या अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में दिखा देंगे। चांसेस रिमोट है तो भूल ही जाइए, और चांसेस मीडियम है तो भी आप भूल ही जाइए। चांसेस बहुत हाई है कि आप जीतने वाले हैं तो आपका जो रिपोर्ट होता है अकाउंट्स का, अप्रूवल का रिपोर्ट्स, दैट इज बोर्ड का या अप्रूविंग अथॉरिटी का, वहां पे डिस्क्लोज कर देंगे। तो ये कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट लायबिलिटीज। बेटा एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है कंटिजेंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस पे डिफरेंस। बेटा प्रोविजंस का ध्यान से सुनना, दो डेफिनेशन है। प्रोविजंस सर्टेन लायबिलिटी है, प्रोविजन
बनाया जाता है, लाइबिलिटी सर्टेन है, अमाउंट नॉट सर्टेन, लाइबिलिटी सर्टेन है, अमाउंट नॉट सर्टेन, यानी हमें कुछ देना है कंफर्म बट एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, एस्टिमेशन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो प्रोविजन किसके लिए बनता है? कंफर्म लाइबिलिटी, एग्जैक्ट अमाउंट नॉट नोन बट एस्टिमेशन कैन बी मेड, एस्टिमेशन हो सकता है तो वो प्रोविजन, एस्टिमेशन ही नहीं हो सकता है तो फिर वो कंटिंजेंट ही बन जाएगा। और दूसरा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, याद है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो प्रोविजन एक तो कंफर्म लाइबिलिटी, अमाउंट नॉट कंफर्म एस्टिमेशन, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट प्रोविजन। प्रोविजन को हमेशा अकाउंट्स में दिखाते हैं ना बेटा, बैलेंस शीट पीएल में दिखाते हैं ना, तो प्रोविजन को हमेशा अकाउंट्स में दिखाना होता है और कंटिंजेंट लायबिलिटीज को कभी हाँ कभी ना। तो ये डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोविजंस को अकाउंट्स में दिखाना है, मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, और कंटिंजेंट लायबिलिटी फेल्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, अकाउंट्स में नहीं दिखाना है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट और कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज इन नोट्स इफ नॉट नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट। तो डिस्क्लोज इन नोट्स, नोट्स में डाल देते मीडियम होने से, और बैलेंस शीट में नहीं दिखाते बेटा, नोट्स में डाल देते, रिमोट है तो भूल ही जाते, दो डिफरेंस। एंड प्रोविजन इज प्रेजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी कंफर्म है, अनसर्टेन अमाउंट एस्टिमेशन कर सकते। प्रोविजन मतलब लायबिलिटी कंफर्म, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं, एस्टिमेशन कर सकते। एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन में और मे नॉट अराइज। कंडीशंस बेटा लास्ट है, रिकॉग्नाइज, प्रोविजंस को दिखाते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो प्रोबेबल, एस्टिमेशन पॉसिबल। कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज आउटफ्लो नॉट कंफर्म या एस्टिमेशन कैन नॉट बी मेड। बेटा इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट पे रखिएगा। सो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर समाप्त हुआ। अब मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक छोटा सा चैप्टर है बट हमेशा एग्जाम पे आता है, छोड़ के नहीं जाना बेटा। आप लोग को पता है हम लोग पहले जर्नल बनाते, फिर लेजर बनाते, फिर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस ऑफ लेजर। एक लेजर के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बेटा। और ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है बेटा, डेबिट में आता है एक्सपेंसेस एसेट और क्रेडिट में आता है बेटा रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल। तो ये कॉमन सेंस का बात है। और ट्रायल बैलेंस दोनों साइड टैली हो जाएगा, और कभी कभी टैली नहीं होने से वी यूज सस्पेंस अकाउंट, और फिर बाद में ठीक करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट उड़ी रहे। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, ट्रायल बैलेंस पे ओपनिंग स्टॉक आता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। COGS दिया है तब क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बस इतना ही। और तीन मेथड है ट्रायल बैलेंस का, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। आइए क्विक रिवीजन करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर बैलेंस। टोटल दोनों साइड का एग्री हो गया तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड टैली हो गया तो पार्टी साड़ी मत करना, आंटी पुलिस बुला लेगी। बिकॉज कोई आइटम को आपने लिखा नहीं तो भी तो मैच हो जाएगा, दोनों साइड गलती किया तो भी मैच। ट्रायल बैलेंस एग्री करना मतलब एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान देंगे। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, अकाउंट्स नहीं है। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है। और ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने में हेल्प होता है, और एक समरी होता है लेजर का, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे। डेबिट क्रेडिट मैच होने से भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो सकता है, कोई जर्नल नहीं लिखा, दोनों साइड गड़बड़ कर दिया, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच होना इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान रखना, बोल देगा ट्रायल बैलेंस टैली अकाउंट्स ऑल वेल डैश ऑल वेल, इट्स ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बेटा तीन मेथड है ट्रायल बैलेंस का, तो आप ध्यान रखना, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड थ्योरी के लिए याद रखेंगे बेटा। ओके, हम लोग हमेशा बैलेंस मेथड करते। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो एक टेम्प्रोरी अकाउंट खोलते हैं सस्पेंस, और बाद में रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस उड़ी रहे।
ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा कौन सा आइटम किधर आता है ध्यान दीजिएगा। डेबिट साइड में एसेट्स एक्सपेंसेस आता है, क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज रेवेन्यू कैपिटल। बेटा परचेज डेबिट में आएगा तो परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में, सेल्स क्रेडिट में आएगा तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड डेबिट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिट में आता है, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है तो प्रोविजन डेबिट। तो ध्यान रखना बेटा, लास्ट वर्ड कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। अगर COGS एडजस्टेड परचेज दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्टेड परचेज दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस पे दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे आएगा। ओपनिंग स्टॉक परचेज और परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। COGS दिया है तो ओपनिंग स्टॉक परचेज परचेज रिटर्न सब COGS के अंदर आ गया, तो COGS डेबिट साइड में आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब अपने चलते हैं दोस्तों सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक बड़े बिजनेस पे बहुत सारा अकाउंटिंग वर्क रहता है, तो अकाउंटिंग वर्क को सब डिवाइड कर देते हैं सो डेट काम अच्छा से चले, उसको कहते हैं सब्सिडियरी बुक। जो सब्सिडियरी बुक एक जर्नल ही है बेटा, छोटे बिजनेस में डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज, बड़े बिजनेस में सब्सिडियरी बुक। और सब्सिडियरी बुक ऑल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन अकाउंटिंग टू लोग ट्रांजेक्शन स्टेटस, फिर वहां से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे। एडवांटेज बेटा डिवीजन ऑफ वर्क, परचेज का कोई और देखेगा एंट्री, सेल्स का कोई और देखेगा, कैश का कोई और देखेगा, और एक एक आदमी एक अकाउंटेंट एक एक ही काम करेगा तो स्पेशलाइजेशन होगा, टाइम भी बचेगा, जब चाहिए तब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और ये कुछ एडवांटेज देखिएगा। सब्सिडियरी बुक और प्रिंसिपल बुक में डिफरेंस, बेटा सब्सिडियरी बुक तो बेटा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जर्नल है, और प्रिंसिपल बुक बेटा लेजर को कहते हैं, लेजर को। बट कैश बुक सब्सिडियरी बुक भी है, प्रिंसिपल बुक भी है, कैश अकाउंट भी बनता है और लेजर भी बनता है। सो बेटा टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक का नाम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कैश बुक रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। और परचेज बुक में जब बनाएंगे, परचेज बुक से लेजर में जाएगा ना, तो हमेशा ध्यान रखेंगे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे टोटल वाइज और कस्टमर्स के अकाउंट में इंडिविजुअल, एक एक सम जरूर से परचेज सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न का कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा बेटा, कंपलसरी में आ जाता है, बहुत रोना पड़ता है। और नेक्स्ट है सेल्स बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सेल्स अकाउंट पे टोटल पोस्टिंग करेंगे, कस्टमर्स अकाउंट पे इंडिविजुअल। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक, जहां पे गुड्स अपने परचेज किए थे क्रेडिट में, उसको रिटर्न किए, वो रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट पे टोटल, सप्लायर्स अकाउंट पे डेबिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेबिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कब इशू होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुक्का मत मारना, तुक्का मत मारना, आप जर्नल एंट्री लिख लेना। परचेज रिटर्न का एंट्री होता है क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर्स को डेबिट किए, डेबिट नोट, तो डेबिट नोट परचेज रिटर्न में यूज होता है। सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, डेटर्स को क्रेडिट किए, क्रेडिट नोट। तो बेटा एकदम ध्यान से रखना, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट का ऊला लला होता है। सो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एंट्री लगा देना, पार्टी डेबिट होगा तो डेबिट नोट, पार्टी क्रेडिट होगा तो क्रेडिट नोट। ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक में ओनली बीआर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक में बिल्स पेएबल आएगा। जर्नल प्रॉपर जो जिसका कोई नहीं, कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन है ऊपर के डे बुक में नहीं आया, वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है 4-5 एंट्रीज, 4-5 आइटम बताइए जो जर्नल प्रॉपर में आएगा बेटा। ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज। और बेटा इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट नोट, भूल गए क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट भूल गए। सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, पार्टी को क्रेडिट किए तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भूल गए, तुक्का मत मारना। परचेज रिटर्न पे पार्टी टू परचेज रिटर्न, पार्टी को डेबिट किए, डेबिट नोट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और 4 सम जरूर से देख लेना।